दोनों तरीके से एनसीईआरटी जो एग्जांपल है उसमें वो दूसरे वाला तरीका समझाया है जो इन्फिनिटी से जो आ रहा है, इन्फिनिटी से वाला जो केस समझाया था लास्ट क्लास में वो वाला समझाया था। तो ये वही तरीका है। मैं एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन जल्दी से 2 क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट, हेलो, हाँ कौन कौन बोल रहा है? सबको आवाज क्लियर है ना, सभी के सभी? यस सर। ओके ठीक है। यस सर। चलिए, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2.3। तो एक्सरसाइज का 2.3 जो क्वेश्चन था वो क्या कह रहा है कि 2 चार्जेस 2 माइक्रोकुलम एंड -2 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट, आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मतलब कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखा है 2 माइक्रोकुलम और -2 माइक्रोकुलम। तो 2 माइक्रोकुलम और -2 माइक्रोकुलम अगर आप देखोगे ए एंड बी, तो इसके बीच में पूछ रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा। मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको समझाया था कि ऐसा कोई भी सरफेस जिसपे सभी पॉइंट पे क्या हो, पोटेंशियल सेम हो। मतलब यहाँ पे भी होगे तो भी पोटेंशियल वही होगा जितना यहाँ पे होगा, यानी हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो वो वही सरफेस पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे इसका जो डाइपोल का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है वो बनता है सेंटर पे, मिड पॉइंट पे, क्योंकि दोनों का इफेक्ट सेम आएगा। इसलिए ये जो लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ये वाली सेंटर पे, इस लाइन पे जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट आप लोगे तो उसमें पोटेंशियल क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो ये इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, इसका फर्स्ट पार्ट। क्लियर है सभी को? उसके बाद व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ भी पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ। तो ये दिखाई नहीं दे रहा कुछ। नहीं दिखाई दे रहा? हाँ सर, स्पीड नहीं आ रही। स्पीड नहीं आ रही? अब आई। आ गई? यस सर। क्लियर विजुअल है सभी को? सभी को क्लियर विजुअल है ना? यस सर। ओके। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये 2 पार्ट थे एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन है 2.3। उसके बाद जो मैंने बोला था एक्सरसाइज का 2.4, ये 2.4 देखिए चैप्टर फर्स्ट में इसको जो करने का तरीका, चैप्टर फर्स्ट में आपने गॉस थ्योरम पढ़ा, और गॉस थ्योरम का आपने एप्लीकेशन पढ़ा, और एप्लीकेशन में 3 एप्लीकेशन पढ़ी, जिसमें से एक एप्लीकेशन किसकी थी, स्फेरिकल शेल की। एक एप्लीकेशन किसकी थी, स्फेरिकल शेल की। तो वहां पे 3 फॉर्मूले आपने निकाले थे, जिसमें r इज ग्रेटर देन r था, सेकंड r इज इक्वल टू r था, और थर्ड इज r इज लेस देन r, यानी कि आउटसाइड द सरफेस, एट द सरफेस और इनसाइड द सरफेस। ये 3 केस आपने निकाले थे एप्लीकेशन की, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन स्फेरिकल शेल में। तो वही 3 फॉर्मूले आपको 2.4 में अप्लाई करना है और आंसर आपका आ जाएगा। चैप्टर 1 से ये रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसके बेस पे आप फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? इतनी मैथ्स आपको आती है तो आप इजीली इसको क्लियर कर लेंगे। दूसरी बात, टेस्ट तो अब ऑनलाइन है, मतलब क्लास ऑनलाइन चल रही है तो टेस्ट तो ले नहीं सकते, एंड चैप्टर 1 आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो मैं एक पीडीएफ भेजूंगा, टेस्ट की तरह होगा वो, मतलब टेस्ट ही है वो। तो आप लोग क्या करेंगे, उसको एक पूरी अच्छे तरीके से सॉल्व करके मेरे को इमेजेस ग्रुप में भेजेंगे कि मैं देखूं आप लोग सॉल्व करते हैं कि नहीं करते। ठीक है? मतलब मैं वो पीडीएफ पे फॉर्म में आपको पेपर भेज दूंगा, आप वो पूरा सॉल्व करके मेरे को इमेज भेजेंगे। क्लियर है? सर कब देना है? मैं आज भेज दूंगा, तो कल तक यानी नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आ जाना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है? यानी कि अब नेक्स्ट क्लास आपकी वेंसडे को होगी तो उससे पहले आ जाना चाहिए। तीसरी बात, इनमें से कुछ बच्चे नए आए हैं जिनको सेकंड चैप्टर की क्लास में कुछ रह गया है, बच गया है, छूट गया है,
कुछ तो मैंने वो यूट्यूब वाले में डाल दिया था, उसके बाद से स्टार्ट करी हमने मेनली क्लास। तो जो बच्चे नए हैं जिनका थोड़ा बहुत जो बच गया है, तो उनके लिए मैं कल बैकअप क्लास रख रहा हूँ। तो कल इसी टाइम पे बैकअप क्लास रख रहा हूँ, उसमें जो जो टॉपिक आप देख लेना, जो जो टॉपिक नहीं है या जहां से आपने पढ़ रखा उसके बाद का आप बता देना, फिर मैं वो क्लासेस में बता दूंगा। अभी किस किस को बैकअप क्लास की जरूरत है वो अभी यहाँ लिख दो, तभी मैं ले पाऊंगा। अभी पता चला मैं लेके सेटअप बैठा हुआ, कोई आ ही नहीं रहा। सोनिया मीना आपको लेना है? यस सर। ओके, और किसको लेना था? सोनिया रावत को लेना था। सोनिया रावत, सौम्या को लेनी है। ओके, और कोई? दिव्यांशु, दिव्यांशु लेनी है क्लास? तो चलो ठीक है, एटलीस्ट 3 बच्चे तो हो गए। तो मतलब फिर कल आप लोग 6 बजे आ जाना, 6 बजे फिर हम क्लास रखेंगे। ऋषभ, अच्छा, ओके, ठीक है। तो चलो बच्चे हो गए हैं काफी अच्छे तक। तो ठीक है, फिर कल भी क्लास रख लेते हैं, आप लोग सभी आ जाएंगे 6 बजे। तो बैकअप क्लास रख दूंगा चैप्टर सेकंड की। एक बार जो चैप्टर सेकंड की फर्स्ट वीडियो मैंने डाली हुई है, फर्स्ट पार्ट यूट्यूब पे, वो एक बार देख लेंगे। उससे कोई रिलेटेड डाउट हो और उसके आगे का जो डाउट हो वो सभी हम कल कर लेंगे, ठीक है? तो वो चीज हम कल क्लास में कर लेंगे। तो कल 6 बजे क्लास बैकअप क्लास हो जाएगी, मैं एक बार ग्रुप में भी डाल दूंगा। सानिया क्या हुआ, निधि अब ज्वाइन नहीं कर रही? नहीं, उसका अभी बताया नहीं उसने। फोन भी लग कर रही थी आज तो उठाया नहीं था। ओके ओके, बिजी पता नहीं। ठीक है, आप बात कर लेना, ठीक है? ओके सर। चलिए, तो लास्ट ये थे कुछ क्वेश्चन जो मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, और एक होमवर्क मैं अभी क्लास खत्म होने के बाद भेजूंगा, तो वो आप पढ़ लेंगे, कर लेंगे, मतलब पढ़ क्या लेंगे, सॉल्व करेंगे। ऋषभ, पायल नहीं आ रही, क्या हुआ? सर मुझे थोड़ी पता होगा। आपकी फ्रेंड है, आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो हाँ, लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद हमने करा था, अच्छा ये भी तो कर लिया था। हाँ, तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस है और वो किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर है, तो उसमें जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा टोटल, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने बताया था V इंटू Q1 प्लस V इंटू Q2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन में R। तो ये नेट वर्क डन निकालने का तरीका मैंने आपको समझाया। तो ये लास्ट टॉपिक में था, तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था। आज हम कंटिन्यू करेंगे, तो टॉपिक आप लिख लेंगे, कॉपी वैसे ही बनाते चलेंगे, लिखते चलेंगे जैसे हम लास्ट क्लास में कर रहे थे। हाँ, तो आज का टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ a dipole in an external field। देखो, एक आपने अभी इससे पहले यानी कि चैप्टर 1 में, आपने चैप्टर 1 में एक टॉपिक पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, यानी जिसमें हमने इस तरीके से आपके पास एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और उसके अंदर आपने क्या रखा था, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा था किसी एंगल थीटा पे। यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज था, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज था, ये फोर्स इस पे लग रहा था, ये इधर फोर्स लग रहा था। पॉइंट ए पॉइंट बी, डिस्टेंस दोनों के बीच का 2 है, ठीक है? डिस्टेंस दोनों के बीच का 2 है। तो ये इस तरीके से आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा था, और हमने देखा था कि इसके ऊपर जो नेट ट्रांसलेशनल फोर्स आया था वो क्या आया था, 0, और टॉर्क कपल ऑफ फोर्स आया था वो क्या आया था, पीई साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, याद है सभी को? तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो ये वो केस था। अब हम क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब जब भी देखो, 11th से मैं समझाते आ रहा हूँ, जब भी आपको एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये सब निकालने के लिए बोलता है, तो आपको बेसिकली निकालना क्या होता है, आपको क्या निकालना होता है? जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो क्या निकालना होता है? वर्क डन। तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो आपको बेसिकली वर्क डन निकालना है, हमेशा वर्क डन ही कैलकुलेट हम करते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक डाइपोल का, जब वो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में है। तो यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे? वर्क डन निकालेंगे। अब वर्क डन निकालने का तरीका हमने सीखा हुआ है, कभी हमेशा हम डायरेक्ट नहीं निकालते थे। हम क्या करते थे? पहले छोटे अमाउंट में निकालते थे, फिर उसका क्या करते थे? इंटीग्रेशन। तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो वो चीज है, पहले डेफिनेशन लिख लो, इसकी डेफिनेशन डिफाइन कर लो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज एनर्जी पोजेस्ड बाय, लिख लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज द एनर्जी, potential energy of dipole is the energy possessed by the dipole, possessed by the dipole by virtue of its, possessed by the dipole by virtue of its particular position, particular position in the electric field, particular position in the electric field। क्लियर है? सबने लिख ली? दोबारा सुन लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द डाइपोल बाय वर्च्यू ऑफ विच, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स, सॉरी, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पर्टिकुलर पोजीशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, पर्टिकुलर पोजीशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके बाद से आप लिखना शुरू कर सकते हैं। एज हमें पता है टॉर्क, टॉर्क जो होगा टाउ इज इक्वल टू क्या होगा? पीई साइन थीटा, ठीक है। फिर हम निकाल लेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर स्मॉल एंगल डी थीटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर स्मॉल एंगल डी थीटा। डी थीटा के लिए हम निकाल रहे हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला आप क्या पढ़े हो? वर्क डन का फॉर्मूला आप पढ़े हो डी डब्ल्यू। देखो, वर्क डन का आप फॉर्मूला पढ़ते हो, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालते हो तो क्या करते हो? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करते हो, यही करते हो ना, एस डॉट डी एक्स, या डॉट हटाएंगे तो कॉस थीटा लगा लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसकी वैल्यू 1 है तो ये एफ डी एक्स आ गया। तो एफ डी एक्स आ गया जब ट्रांसलेशनल 4 है। अब यहाँ पे देखो एंगल है, एंगल मतलब आप रोटेट कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में फोर्स को हम क्या कहते हैं? टॉर्क। और रोटेशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? थीटा। तो फॉर्मूला वर्क डन का क्या बन गया? टाउ डी थीटा। क्लियर है सभी को? वर्क डन का फॉर्मूला रोटेशनल में क्या हो जाएगा? टाउ डी थीटा। तो उस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा? टाउ डी थीटा, ठीक है। अब टाउ डी थीटा होगा, विजुअल सबको क्लियर है ना? अगर क्लियर ना हो तो बता देना, मैं फिर बड़ा लिख दूंगा। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। टाउ की वैल्यू क्या है हमारे पास? पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा डी थीटा। ये हमने टॉर्क की वैल्यू रख दी पीई साइन थीटा डी थीटा। ये क्या हो गया? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। नाउ हमें क्या करना है? टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन in rotating dipole from angle theta 1 to theta 2, theta 1 to theta 2। तो टोटल वर्क डन आप कर रहे हैं रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू थीटा 2। तो आप क्या कर देंगे? वर्क डन टोटल निकालेंगे तो टोटल इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? पीई साइन थीटा डी थीटा। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ कर रहे हैं? थीटा 1 से थीटा 2 के लिए, तो थीटा 1 एंड थीटा 2, ठीक है। तो वर्क डन आपका क्या आएगा? देखो, टी
क्या होता है, डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल डिस्टेंस और चार्ज वैल्यू सेम है, तो डाइपोल मोमेंट सेम है। यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है तो वो भी क्या होगा, सेम होगा, यानी कांस्टेंट। ये दोनों टर्म तो कांस्टेंट हो गए, तो कहाँ आ गए, बाहर, पीई तो बाहर आ गया। अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया साइन थीटा, तो साइन थीटा डी थीटा, कहां से, थीटा 1 से लेकर थीटा 2, थीटा 1 से लेकर थीटा 2। अगेन अब इसका आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कौन बताएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा। माइनस थीटा। माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा अपोजिट होता है, डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है, माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा और थीटा 1 से लेकर थीटा 2, माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से लेकर थीटा 2, ठीक है। तो ये आपका आ गया इंटीग्रेशन साइन थीटा का, माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। नाउ देखो आगे क्या करोगे, इस चीज को मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको मैंने समझाया था, तो इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। हाँ, तो वर्क डन आया पीई माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से लेकर थीटा 2। अगेन आप जब लिमिट पुट करोगे तो लिमिट पुट करते समय क्या करोगे, अपर माइनस लोअर, तो मैंने माइनस बाहर निकाल लिया, माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, तो ये आपने लिमिट पुट कर दी। एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम देखें तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो किसके बराबर होता है, वर्क डन के। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क डन के। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया आपका, माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। क्लियर है सभी को। हमने क्या करा, ये तो पहले हम सीख चुके हैं, जिसमें टॉर्क की वैल्यू हमने सीखी थी, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा ही निकाला था जब कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में होता है। तो हमने क्या करा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाला फॉर स्मॉल एंगल के लिए। अगर आप स्मॉल एंगल के लिए डिस्प्लेस करते हो तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या हुआ, डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा। टाउ की वैल्यू पी साइन थीटा है तो उसकी वैल्यू पुट कर दी, एंड उसके बाद क्या करा, हमने टोटल वर्क डन निकाला थीटा 1 से लेकर थीटा 2 के लिए। तो जब टोटल वर्क डन निकाला थीटा 1 से लेकर थीटा 2 के लिए, तो आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे, पी और की ई। पी क्या है, डाइपोल मोमेंट, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ गए, अंदर आ गया साइन थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर दिया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। और लिमिट वैसे ही लगा दोगे, सर वो थीटा दिख नहीं रहा है, ये दिख नहीं रहा। सर माइनस Yes, कॉस थीटा नहीं दिख रहा। अच्छा, ये माइनस कॉस थीटा दिख नहीं रहा, अभी दिख रहा है। हाँ सर, नहीं सर। अरे पता है जब माइनस cos थीटा देखे करना है। चलो तब भी बोल, सर अगर कुछ और लिखे तो वो कैसे दिखेगा। अभी भी नहीं क्लियर है। अभी क्लियर है, अभी क्लियर है, नहीं है, बड़ा लिख देता हूं फिर। डब्ल्यू पी ई माइनस कॉस थीटा, थीटा 2 से थीटा 1, ये क्लियर है, अभी क्लियर है। सर वो बोर्ड नीचे है, वो अच्छा, बोर्ड स्क्रीन नहीं, पे नहीं आ रहा। ओके ओके हाँ ओके ओके ओके, ये बोलो ना, फिर मैं समझा कि विजुअल क्लियर नहीं है। एक मिनट फिर करता हूँ, रुको, हिसाब करते हैं इसका, रुक जाओ रुक जाओ। ध्यान ही नहीं दिया मैंने। अभी क्लियर है, यस सर। ओके।
हाँ, तो PE माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, उसके बाद आप क्या कर दोगे, इसका लिमिट पुट कर दोगे, थीटा 2 से थीटा 1 हो जाएगा, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर होता है, तो ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस PE कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो क्लियर है बात यहाँ तक? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसमें क्या हो सकता है, केस बन सकते हैं। केस क्या क्या बन सकते हैं, केस देखो क्या क्या बन सकता है। अगर मैं केस 1 लेता हूं, तो केस 1 में मान लीजिए कि जो थीटा 1 है, केस 1 में थीटा 1 हम मान लेते हैं 0 डिग्री, यानी कि पहले वो डाइपोल कैसे था, ऐसे था, ठीक है, 0 डिग्री पे था। और जो थीटा 2 है वो क्या है, थीटा, यानी कि किसी एंगल पे आप लेके गए, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, माइनस PE कॉस थीटा 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, थीटा, और थीटा 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 0। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये आ जाएगा माइनस PE कॉस थीटा -1। तो ये आपका क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी केस 1। केस 2 क्या बन सकता है इसका, केस 2 बन सकता है कि जो थीटा 1 है वो क्या है, 90 डिग्री, थीटा 1 क्या है, 90 डिग्री, यानी कि इस तरीके से परपेंडिकुलर, क्योंकि जब परपेंडिकुलर होता है तो मैक्सिमम टॉर्क लगता है, तो ये वो केस ले रहे हैं। मैक्सिमम टॉर्क से जब आप थीटा 2 किसी एंगल पे लेके जा रहे हैं, थीटा एंगल के लिए आप रोटेट करवा रहे हैं, तो आपका पोटेंशियल क्या आ जाएगा, माइनस PE कॉस थीटा 2 की जगह थीटा आ जाएगा, माइनस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो कॉस थीटा -0 कॉस थीटा -0, और ये क्या हो जाएगा, माइनस PE कॉस थीटा। तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गया माइनस PE कॉस थीटा। ज्यादातर जो न्यूमेरिकल आपको दिए जाएंगे वो इस वाले यानी केस 2 के होंगे, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। ये बहुत रेयरली केस के न्यूमेरिकल आएंगे, ज्यादातर न्यूमेरिकल आप केस के आएंगे U इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। क्लियर है सभी को? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ आपकी लाइट पड़ रही है, हाँ अभी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, देन आप इसको बाद में नोट में लिख लें, या फिर अगर जो साथ साथ लिख रहा होगा तो कोई इशू नहीं। तो तब सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा, अभी क्लास जब 10 मिनट में ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो रीजॉइन कर लेना, मैं बना दूंगा, और तुरंत कर लेना, लेट मत करना। ओके, इतना समझ में आ गया? तो ये था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। क्लियर है? किसी को डाउट या आगे बढ़े? इसका मेरे को कोई वेक्टर फॉर्म बता सकता है, U इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा का वेक्टर फॉर्म क्या होगा? वेक्टर फॉर्म बताइए, U इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा का, कौन बताएगा? कोई तो बता दो। P डॉट E। P डॉट E, और माइनस कहाँ गया? माइनस। और कोई? अच्छा चलो इतना बताओ, माइनस रहेगा नहीं रहेगा जब वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो? नहीं रहेगा सर। नहीं रहेगा। डॉट प्रोडक्ट कैसा है, स्केलर या वेक्टर? स्केलर। स्केलर। तो मैग्नीट्यूड की बात है, स्केलर में हम डायरेक्शन स्केलर क्वांटिटी लिखते हैं तो माइनस को इंक्लूड करते हैं, तो इसका मतलब जब आप इसका वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो माइनस इंक्लूड होगा, P डॉट, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी है तो आप उसमें पेज नंबर, ये पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 67 पे पढ़ सकते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे क्या क्या पॉइंट्स हैं इसके अंदर,
सबसे पहला पॉइंट है इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। तो पहले टॉपिक आप डाल लीजिए, इसको मैं रब कर दूं। टॉपिक आपका जो चलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स। तो इसमें पॉइंट बाय पॉइंट आप डालते चलेंगे। तो पहला है इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, पहला पॉइंट। अब जरा इसको समझिए कैसे जीरो होता है। देखिए कंडक्टर के बाद, अगर हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो कंडक्टर का मतलब क्या है? कंडक्टर का मतलब है किसी, जैसे वायर हो गया, मेटल हो गया, इन सब के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये आपका कंडक्टर है। अब कंडक्टर में, कंडक्टर है इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होंगे। बट होता क्या है कंडक्टर में, जब आप इसको किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखते हो, यानी कि जैसे मान लो इसको इस तरीके से मान लो कि यहाँ पे पहले कोई यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है जो पास हो रही है यहाँ पे। तो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में आपने क्या कर दिया इसको, अब आपने क्या करा, कंडक्टर को इस फील्ड के बीच में रख दिया। कंडक्टर यानी कि वायर, कोई मेटल, आपने क्या कर दिया इसके बीच में रख दिया। तो क्या होगा कि इसके अंदर जो चार्ज होंगे ना वो पोलराइज हो जाएंगे। पोलराइज मतलब कि पॉजिटिव एक साइड चले जाएंगे और नेगेटिव एक साइड चले जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव एक साइड चले जाएंगे और नेगेटिव एक साइड चले जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इससे क्या होता है कि एक शील्डिंग बनती है। मतलब आप कह लो कि अब जैसे ये क्या आ रहा है, ये जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है, फील्ड लाइन आ रही है, पॉजिटिव से आ रही है, और एंड कहाँ कहाँ को जा रही होगी, नेगेटिव को। तो पॉजिटिव, तो सारे नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, यहाँ आ जाएंगे इस तरफ, यानी अट्रैक्ट कर लेगा इसे, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो इस साइड चले जाएंगे। तो ये कंडक्टर में होगा, यानी कंडक्टर को आप किसी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रख दो तो ये केस हो जाता है। अब होता क्या है कि जब ये केस होता है ना, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो जब ये इस तरीके से चार्ज पोलर साइड यानी पोलराइज हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग अलग एक साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो इसके अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो वो इस डायरेक्शन में होगी, जिसको हम पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। तो होता क्या है कि जो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी और और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते, तो इनसाइड केस क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो हो जाता है, यानी अंदर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। ठीक है, और दूसरी चीज हम समझ सकते हैं कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जिस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर कहीं जीरो है तो वहां पे पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट या जीरो? पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट या जीरो? जीरो। जीरो। समीर नहीं था ना लास्ट क्लास में? और कोई? नहीं सर। एनीवन? अरे कल काफी बच्चों ने लिए क्लास, बोल दो, कोई तो बोलो। कोई नहीं पढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, माइनस डीवी बाई डी आर। तो मैंने बोला था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा इसका मतलब डीवी बाई डी आर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और किसी का डिफरेंशिएशन जीरो कब होता है, जब वो कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं जीरो है तो वहां पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये पहला पॉइंट का मतलब ये है, यानी कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, जीरो। इसलिए टॉपिक है इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। फर्स्ट पॉइंट तो बोल दो सर एक बार पहले। फर्स्ट पॉइंट बोला ना, इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। इनसाइड ए कंडक्टर
electrostatic field is 0. दूसरा पॉइंट लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए चार्ज्ड कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए चार्ज्ड कंडक्टर, दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट outside a charged conductor is perpendicular to the surface, is perpendicular to the surface of the conductor at every point, of the conductor at every point. Electric field just outside a charged conductor is perpendicular to the surface of the conductor at every point. इसके कहने का मतलब है कि मान लो कोई कंडक्टर है, तो इसमें क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, नेगेटिव हो सकते हैं, तो क्या होगा, हमेशा जो इसके जस्ट आउटसाइड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी रहती है, परपेंडिकुलर है। मतलब कि जस्ट आउटसाइड, आगे जाके वो अलग उसका हो सकता है हिसाब, बट अगर आप जस्ट सरफेस के बाद अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगी टू द सरफेस। नेगेटिव है तो आएंगी और पॉजिटिव है तो जाएंगी, यानी कि परपेंडिकुलर रहेंगी हमेशा जस्ट आउटसाइड द सरफेस। क्लियर है? तो ये चीज हो गया। क्लियर है सभी को? थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। Electrostatic potential is constant throughout the volume of the conductor and has the same value as on its surface, and has the same value as on its surface. Electrostatic potential is constant throughout the volume of the conductor and has the same value as on the surface. इसके कहने का मतलब है कि जैसे मैंने बताया ना कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो क्या होगा, इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब मैं बात करूं, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो जाएगी, बट वी जो यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट लोगे वहां पे क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। थ्रू आउट द वॉल्यूम आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। और जो सरफेस है उस सरफेस पे भी वही वैल्यू मिलेगी जो आपको इनसाइड मिल गई। तो मतलब इस पूरे कंडक्टर पे चाहे सरफेस की बात करो या अंदर किसी भी पॉइंट की बात करो, वहां पे पोटेंशियल क्या रहना है आपका, कांस्टेंट रहना है। तो ये थर्ड पॉइंट बोल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ मेन पॉइंट थे जो आपको ध्यान रखना है। इन्हीं मेन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना, बाकी हम तो आगे पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें कोई डाउट किसी को तो पूछ सकता है, कोई डाउट हो किसी को इनमें से किसी पॉइंट को लेके, अगर आपको डाउट है। अगर क्लियर है तो यस यस कर देंगे सभी एक बार, ताकि हम आगे बढ़ जाएं फिर। दिव्यांशु समझ में आ रहा है ना? बीच में इधर उधर दिमाग तो नहीं जा रहा तेरा? क्या हुआ, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, क्या दिक्कत आ गई? वॉइस क्लियर है सभी को? हाँ सर। तो चैट शो क्यों नहीं हो रहा मेरे को? ठीक है, आपसे होगा। ओके ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज द फिनोमेना ऑफ electrostatic shielding is the phenomena of protecting a certain region. Electrostatic shielding is the phenomena of protecting a certain region of space from external electric field. Electrostatic shielding is the phenomena of protecting a certain region of space from external electric field. From external electric field. अब देखिए समझिए क्या चीज होती है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मतलब एक तरीके से शील्ड है। शील्ड से पता चल रहा है कि बचा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। प्रोटेक्ट किसको कर रहा है? एक टाइप की रीजन को। अब रीजन ये वो रीजन है जो कैविटी शो करता है, यानी कैविटी बनाता है। ठीक है, कैविटी बनाता है। इसका मतलब जैसे अभी मैंने कंडक्टर में समझाया था कि अगर कोई कंडक्टर है, क्लोज कंडक्टर होगा, तो चार्ज एक साइड आ जाएंगे। चार्ज एक साइड आ जाएंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड होके नहीं जा पाएगी, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। यानी कि इसके अंदर कोई भी चीज होगी तो उसको इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ भी नहीं होना है। मतलब अगर वो इसके अंदर है तो कोई भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं आना है। जस्ट लाइक कि अगर हम कार के अंदर बैठे हुए हैं तो कार क्या बनाता है? कैविटी बनाता है। कैसे बनाता है कैविटी? क्योंकि ये तो पूरा मेटल का बना हुआ है। अब ये पूरा मेटल का बना हुआ है तो जब कोई इलेक्ट्रिक इसके ऊपर करंट या कुछ भी बिजली, तो कहते हैं ना जब अभी थंडर हो रहा है तो कार के अंदर ही बैठे, कार से बाहर ना निकले। वो इसीलिए कि अगर बिजली इस पे आती भी है तो वो क्या करेगा? पोलराइजेशन करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि अंदर कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। तो अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो इस केस में यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं आना है। तो इसीलिए ये शील्डिंग है। यानी कि अगर कोई भी ऐसी मेटल की कैविटी है, मेटल की क्या है? कैविटी। जस्ट लाइक जैसे आप कह सकते हैं कि कॉस्को की बॉल है, वो अंदर से खोखली होती है, तो वो अगर मेटल की होती है तो उसे हम कैविटी बोल देते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? कैविटी। मेटल कैविटी, कंडक्टर कैविटी उस टाइप की होती है। तो उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। वो क्या होगा? जो चार्ज है उसके सरफेस पे रह जाएगा, तो अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। इस टाइप के शील्डिंग को, प्रोटेक्शन को हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्लियर है सभी को? आई गेस क्लियर हो गया होगा। शील्डिंग का इजी है। अगर है किसी को डाउट तो पूछो, फिर मैं दोबारा बताऊं। किसी को नहीं है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस में पहले तो डेफिनेशन ही लिख लीजिए। इट इज द एबिलिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या है? इट इज द एबिलिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल चार्ज, यानी किसी ऐसा डिवाइस जिसकी एक ऐसी एबिलिटी हो जो कि चार्ज को क्या कर सके? स्टोर कर सके, तो उसको हम क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। डेफिनेशन, इट इज द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। नाउ कैपेसिटी की बात करें, कैपेसिटी
तो कैपेसिटी क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू रेज द पोटेंशियल। क्या है? कैपेसिटी किसी कंडक्टर किसी डिवाइस की अगर आप कैपेसिटी निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना है? चार्ज का उसके पोटेंशियल से क्या कर दे? डिवाइड कर दे, यानी रेशियो निकाल दे। तो क्या आ जाएगा? चार्ज बाय पोटेंशियल रेशियो, दैट इज कैपेसिटी। हम क्या बोल देंगे? कैपेसिटी, Q बाय V। इसकी डेफिनेशन भी लिख लो, इसकी डेफिनेशन लिख लो। इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, it is the ratio of the charge given to the conductor to the rise in its potential. It is the ratio of charge given to the conductor to the rise in its potential. Rise in its potential. ठीक है, डेफिनेशन लिख लिया आपने। SI यूनिट क्या होती है इसकी? SI यूनिट होती है फैराड। SI यूनिट क्या होती है? फैराड। DA ध्यान रखना, कैपिटल F से डिनोट करते हैं फैराड, SI यूनिट। अच्छा, अब जल्दी से मेरे को, आप लोग 11th में बहुत अच्छे से सीखें, डायमेंशन फॉर्मूला बताइए इसका क्या होगा। जल्दी से डायमेंशन फॉर्मूला बताइए, निकालिए। डायमेंशन फॉर्मूला निकालना सिखाया है आपको? डायमेंशन फॉर्मूला आप जल्दी से निकाल के बताएंगे। बता रहा है कोई? आई गेस मेरे पास आवाज नहीं आ रही किसी की। m-1 l-2 t की पावर 4 a की पावर 2। बिल्कुल सही सोनिया जी, बिल्कुल सही निकाला आपने। और सबका आ गया? और किसी ने निकाला? सौम्या आपने निकाला? सौम्या, सान्या, दिवांशु, ऋषभ। चलिए, एक ने बता दिया, बाकी तो कोई बता नहीं था। चार्ज देखो, चार्ज है ऊपर Q, तो Q की अगर आप बात करोगे तो Q इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला बताएगा कोई? किसका माइक ओपन है? किसी का माइक ओपन है? किसका ओपन है? कोई नहीं बता रहा, मैं ही लिख देता हूँ। तो Q बाय V, देखिए डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो हम फॉर्मूले से ही डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं, Q बाय V। V अगर देखो तो पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला वोल्ट नहीं होता, तो हम इसका पोटेंशियल को हम क्या लिख सकते हैं? हमने पोटेंशियल पढ़ा है, पोटेंशियल हमने पढ़ा है वर्क डन अपॉन में चार्ज। पोटेंशियल हमने क्या पढ़ा है? वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो हम लिख सकते हैं Q
W/Q, तो ये क्या बन जाएगा, Q का स्क्वायर अपॉन में W। अब चार्ज देखो, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला याद रख लो, एम्पियर A एम्पियर इंटू में T, ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है, एम्पियर इंटू में T। और वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला आप जानते ही हैं, वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ml2T-2, ये वर्क डन का होता है। तो देखिए आप क्या हो जाएगा, A की पावर क्या हो जाएगी 2, T की पावर 2 अपॉन में ml2T-2। तो आप देखिए ऊपर जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, m-1 l-2, A की तो पावर 2 है ही है, T के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, तो क्या आ जाएगा m-1 l-2 A2 T की पावर 4। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला इसका हो जाएगा। क्लियर है? एक नोट डाल के लिख लीजिए, नोट डाल के लिखेंगे, नोट डाल के लिख लेंगे। जो स्पेरिकल एक हम कैपेसिटर है, ये सिलेबस में नहीं है, तो कई बार आउट ऑफ सिलेबस अगर क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर, तो स्पेरिकल कंडक्टर का अगर कैपेसिटी पूछे तो वो होता है 4πε0r, ये ध्यान रखना है आपको। नोट डाल के लिख लेंगे, स्पेरिकल कंडक्टर का अगर कैपेसिटेंस आपसे पूछता है तो वो होता है C = 4πε0। ठीक है, ये ध्यान रखना, 4πε0। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कैपेसिटर, नेक्स्ट टॉपिक कैपेसिटर, छोटा सा टॉपिक है, इसको कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की डेफिनेशन लिख लेंगे साथ में, इट इज एन अरेंजमेंट for storing large amount of electric charge, electric charge, and hence electric energy in a small space. It is an arrangement for storing large amount of electric charge and hence electric energy in a small space. It is an arrangement for storing large amount of electric charge and hence electric energy in a small space. ये हो गया कैपेसिटर। नेक्स्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। टॉपिक देखिए, कैपेसिटर कई तरीके के हो सकते हैं, स्पेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेसिक इसका है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसको हम क्या बोल रहे हैं, कैपेसिटर के तीन केस हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब कि कैपेसिटर में होता क्या है, कैपेसिटर आप समझ लो जैसे आपने कभी फैन में, कूलर में आपने देखा होगा एक सिलेंड्रिकल शेप का व्हाइट कलर का होता है, तो वो उसमें क्या होती है, दो प्लेट्स होती हैं जिनके ऊपर चार्ज स्टोर होता है, इस तरीके से। तो इसके बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d, और एरिया इसका A आ गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा माइनस सिग्मा, और यहां से अर्थिंग कर दी जाती है। ठीक है, तो ये पैरेलल प्लेट है। पैरेलल प्लेट क्या है कि दो प्लेट्स होती हैं इसके अंदर जिसके ऊपर चार्ज को स्टोर किया जाता है। फिर इसके अंदर केस क्या होगा कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देते हैं, कंडक्टर डाल देते हैं, तो वो अलग केस है। अब जैसे कि घरों में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं, पंखे हैं, कूलर है, इनमें जो लगता है, या और भी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में कैपेसिटर लगता है, वो सारे डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाले होते हैं, मतलब कि उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज किया जाता है, खाली पैरेलल प्लेट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज करते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है, यानी कि उसकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी, एबिलिटी इंक्रीज होगी।
ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, तो वो रीजन है इसके अंदर। क्लियर है? तो ये चीज इसके अंदर आ गया। तो कैपेसिटर, यहाँ तक सबको क्लियर है? एक बार सब यस यस करके लिख देंगे ताकि मैं आगे बढ़ूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सारे डिस्कनेक्टेड हैं। एक बार सारे यस यस कर दें अगर अभी तक सब क्लियर है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। वॉइस क्लियर, विजुअल क्लियर, तो आगे बढ़े। सर एक बार बता दो कैसे आया, क्या कैसे आया? क्या कैसे आया बताओगे? चार्ज कैसे आया? कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। भाई चार्ज है, मतलब बेसिकली चार्ज स्टोर किया गया है, हमने चार्ज दिया है, यूं समझ लो। यहाँ पे चार्ज दिया है, पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, प्लेट के ऊपर चार्ज स्टोर किया जाता है। ये पूरा कैपेसिटर होता है। तो एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा और एक प्लेट पे नेगेटिव होता है, क्योंकि जब आप कैपेसिटर करंट पास होता है ना इसमें से, तो जब करंट पास होगा तो चार्ज फ्लो होते हैं, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव आ जाता है। इस तरीके से है ये। और इसकी डेरिवेशन, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, क्या सीन हो रहा है? मेरे को दिख नहीं रहा है क्या है क्या है। सर विजिबल एंड ऑडिबल है, ओके ठीक है ठीक है। हाँ तो पहला प्लेट ये क्लियर है यहाँ तक, पहला प्लेट कैपेसिटर, तो ये केस है। अब हम सबसे बेसिक वाला कर रहे हैं जिसके अंदर अभी पहला प्लेट है, यानी कि ये जो प्लेट्स हैं इनके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, ना कोई क्या कहते हैं डायरेक्टिंग मीडियम है या कोई कंडक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके बीच का स्पेस खाली है। ये केस हो गया। तो पहला प्लेट कैपेसिटर हम पहले निकालेंगे। तो पहले प्लेट कैपेसिटर में हम कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो प्लेट वन है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी देखोगे, प्लेट वन हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा, जो कि क्या होता है सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होता है? क्यू बाय ए। उसी तरीके से प्लेट टू हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, बस यहाँ पे माइनस चार्ज है तो माइनस क्यू बाई ए आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर आपको ध्यान हो, गॉस थ्योरम की हमने थर्ड एप्लीकेशन पढ़ी थी। थर्ड एप्लीकेशन में बोला था कि, या फिर मैंने जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सिखाया था जिसमें 2 थिन शीट लिए थे,
एक पॉजिटिव शीट थी, एक नेगेटिव शीट थी, और उनके बीच में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किया था। तो वो कितना आया था, अगर आपको ध्यान हो तो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया था E इज इक्वल टू आया था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर हम देखते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स। अगर हम पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स अगर देखें V, अगर आपको ध्यान हो तो E इज इक्वल टू dV बाई dr हमने पढ़ा है, इसका अगर हम टोटल वैल्यू लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, EV बाय R, यानी डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, D, तो R की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, D। तो V इज इक्वल टू क्या आ गया, E इंटू में D। वही चीज यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इंटू में D। ठीक है, तो E इंटू डी आ गया। अब E की वैल्यू क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, Q बाय A, तो इसको आप लिख सकते हो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट Q बाय A। तो E की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, E की जगह पे आप पुट कर सकते हो 1 बाय सिग्मा Q A D। ठीक है, 1 बाय सिग्मा Q A D। नाउ कैपेसिटेंस की अगर हम बात करें, कैपेसिटेंस की बात करें तो C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय V, Q बाय V। कैपेसिटेंस अभी फॉर्मूला पढ़ा Q बाय V, तो कैपेसिटेंस Q बाय V होगा तो Q की वैल्यू तो सेम रहेगी, V की वैल्यू पुट करोगे तो V की वैल्यू पुट करने में क्या जाएगा, V की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आया आपका Q बाय, और एप्सिलॉन नॉट AD ऊपर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। एक मिनट, D इंटू होगा ना, D इंटू हो गया, हाँ तो मैं क्या बात कर रहा था, हाँ तो ये D ऊपर आएगा मल्टीप्लाई है, तो A Q D अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A, तो ये आ जाएगा Q D अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A। इसको अगर आप देखोगे तो C इज इक्वल टू क्या आ गया, Q से Q गया, Q से Q गया, तो क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाय D, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो ये था कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, यानी कि किसी कैपेसिटर का जिसके बीच में कोई मीडियम नहीं है उसका अगर आप कैपेसिटेंस निकालना चाहें तो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो ये एप्सिलॉन नॉट A बाय D आपका क्या आ गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप बाद में कॉपी में नोट कर सकें। ओके, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। नाउ आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास में समझ में आया होगी सारी बातें। अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो एक बार पूछ सकते हैं, कोई डाउट है आपको तो पूछ सकते हैं, एनी डाउट। कोई डाउट नहीं है, ओके। तो कल आप लोग जो बैकअप क्लास होगी उसमें आप लोग आ जाइएगा। तो जो टॉपिक्स होंगे, टॉपिक ध्यान से लिख के लाना, जो जो टॉपिक आप बताओगे वो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे और होमवर्क कर लेंगे। सर कोई होमवर्क नहीं है, होमवर्क अच्छा अभी होमवर्क इसलिए नहीं है क्योंकि अभी मैंने न्यूमेरिकल नहीं कराया अभी। अभी के लिए होमवर्क यही है कि जो आज पढ़ाया उसको रिवाइज कर लो। तो नेक्स्ट क्लास में इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा, देन आपको होमवर्क दूंगा अपनी तरफ से, ठीक है। आज का होमवर्क यही है कि आप इस रिवाइज कर लेंगे चैप्टर सेकंड को। हाँ होमवर्क है ना, वो होमवर्क है, मैं अभी पीडीएफ भेजूंगा, क्वेश्चन पेपर एक पीडीएफ भेजूंगा, उसको आप सॉल्व करके देंगे नेक्स्ट क्लास तक, तो वो होमवर्क होगा, होमवर्क है। और कल फिर मिलते हैं बैकअप क्लास के लिए, और जो रेगुलर क्लास है वो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। क्लियर है?
ओके